हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लीट की जो सीरीज़ चली हुई है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की, उसी सीरीज़ में 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी पूरी एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूं। इस सीरीज़ में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के ही 2011 से लेके 2016 तक सभी पेपर्स की प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने की है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को देखिए। अभी आपका जो पेपर होने वाला है 2020 में, उन सभी वीडियो को देखने से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको अटैम्प्ट करने का तरीका मिलेगा, तो आप उन वीडियो को जाके देखिए। इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोज़ में जो पेपर हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप जीनियस कोचिंग सेंटर के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2017 का पेपर। इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आए थे और आपके 75 मार्क्स के थे। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का जो है टाइम दिया गया था। इन 75 क्वेश्चन की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें आपका जो है मैथ, जो अप्लाइड फिजिक्स होती है वो, और जो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आपके सभी इंजीनियरिंग के आ गए, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और साथ में जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं वो, मैकेनिकल, सिविल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। तो इसका जो टेक्निकल सेक्शन है आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमेबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट, द परमेबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट कोरस्पॉन्ड्स टू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर एनालॉजी में अगर हम देखें तो जो आपकी परमेबिलिटी होती है मैग्नेटिक सर्किट्स में वो किसके कोरस्पॉन्ड करती है? ये होती है आपकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कंडक्टिविटी होती है उसके कोरस्पॉन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। यानी कि अगर आपको जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर आपको अगर हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमम रखना है तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए? तो उसके अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए? लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट वाला मटेरियल होना चाहिए, तभी आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो मिनिमम रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स व्हाट। ए ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है क्या? वोल्टेज एंड करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है टेस्टिंग से रिलेटेड है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द फॉलोइंग साइड इज़ शॉर्ट सर्किटेड। यानी कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में हम 2 तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर आप टेस्ट कर रहे हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को तो कौन सी साइड को आपको शॉर्ट सर्किट रखना पड़ता है? तो इसमें आपको जो लो वोल्टेज साइड है उसको शॉर्ट सर्किट रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट्स इन रिड्यूसेस। यानी कि अगर आप जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसके कैपेसिटेंस में अगर आप रिडक्शन करते हैं तो इससे क्या रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा? इससे आपका क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसमें जो है डिक्रीमेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर है उसका अगर आप कैपेसिटेंस को अगर डिक्रीज़ कर देते हैं तो इससे जो स्टार्टिंग टॉर्क है मोटर का वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज अ हाई रेजिस्टेंस रीडिंग इन बोथ फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस डायरेक्शंस इंडिकेट। यानी कि अगर आपके पास एक डायोड है और उसकी रेजिस्टेंस टेस्टिंग आपने एक मल्टीमीटर का यूज़ करके की है, तो अगर दोनों ही डायरेक्शंस में यानी कि फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में अगर वो आपकी हाई रेजिस्टेंस रीडिंग देता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वो आपका जो डायोड है वो क्या है? ओपन है। और डायोड का सिंबल आप जानते हैं क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, द ब्रेक डाउन mechanism in a lightly doped PN junction under reversed bias condition is called। यानी कि जो ब्रेकडाउन मैकेनिज़्म होता है एक लाइटली डोप्ड PN जंक्शन में रिवर्स बाइस कंडीशन के दौरान
उस ब्रेकडाउन मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं? तो उस मैकेनिज़्म को हम बेसिकली बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। यही ब्रेकडाउन अगर आपका हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता तो वो कहलाता आपका जेनर ब्रेकडाउन, जो कि आपका जेनर डायोड में देखने को मिलता है। जेनर डायोड बेसिकली हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट के अंदर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जेनर डायोड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिवर्स बाइस वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन करता है, एक शार्प वोल्टेज पे और एक कांस्टेंट वोल्टेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज़ इन करंट, एक कांस्टेंट वोल्टेज वो जो है प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है आपका हाईली बाइज्ड हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, जिसमें कि आपका जेनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। इसी के रिवर्स अगर आप लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन की बात करें तो उसमें आपका एवलांचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द PIV रेटिंग ऑफ अ डायोड इज़ एक्सीडेड। PIV रेटिंग क्या होती है? पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि जब आपका डायोड रिवर्स बाइस में लगा हुआ है और उसके दौरान रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो वोल्टेज आपकी अप्लाइड है क्रॉस द डायोड, उसको हम बोलते हैं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर आपकी जो PIV रेटिंग है डायोड की वो एक्सीड करती है तो इससे डायोड पे क्या असर देखने को मिलेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा? आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट करंट गेन ऑफ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इनमें से कई ये 2 3 4 मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डीसी करंट गेन एक बीजेटी का शो करता है? ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है आपका? कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट इन अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ एन ओपैम्प इज़ लिमिटेड बाय व्हाट। यानी कि जो आपका ओपैम्प होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी जो लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ है वो होने से कौन रोकता है? बेसिकली ये किस वजह से रुकती है? आपकी लूप गेन की वजह से लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओसिलेटर से रिलेटेड है। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पे, पहले भी इसको डिस्कस किया है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यह आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए टनल कलेक्टर ऑसिलेटर हैविंग, आपका इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रो हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज़ 300 पिको फेराड। तो इस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये होती है आपकी 1677 किलो हर्ट्ज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप हैज़ 2 कंट्रोल इनपुट्स। व्हाट हैपन्स टू द क्यू आउटपुट ऑन द एक्टिव एज ऑफ द क्लॉक इफ़ बोथ कंट्रोल इनपुट्स इंसर्टेड साइमल्टेनियसली। यानी कि आपके पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, जैक किल्बी इसको हम बोल देते हैं, जिसके 2 कंट्रोल इनपुट्स हैं। व्हाट हैपन्स टू द क्यू आउटपुट, 2 आउटपुट होते हैं क्यू और क्यू बार। तो क्यू आउटपुट पे क्या हमें देखने को मिलेगा? अगर जो एक्टिव एज है क्लॉक की उस पे जो दोनों कंट्रोल इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट्स हैं, उस पर अगर इनपुट इंसर्ट कर दिया जाता है तो इस केस में आपका क्या होगा? जो क्यू आउटपुट है वो टॉगल कर जाएगी टू द अदर स्टेट, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड। एन FM सिग्नल हैज़ एन इंटेलिजेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। जो आपका मैसेज सिग्नल या इंटेलिजेंस फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 2 किलो हर्ट्ज एंड अ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 10 किलो हर्ट्ज। जो डेविएशन है वो 10 किलो हर्ट्ज है। इफ़ इट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी इज़ सेट एट 162.4 मेगाहर्ट्ज, देन व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये पहले भी कैलकुलेट किया गया है, तो इसका जो इंडेक्स ऑफ मॉड्यूलेशन है ये आपका निकल के आता है कितना? 5 के बराबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRO से, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिज़ोज़ोस फिगर इज़ यूज्ड इन द CRO फॉर व्हाट। जो लिज़ोज़ोस फिगर होती है आपकी, वो जो है CRO में किसके काम आती है? ये अगर बात करें तो ये आपकी फेज़ मेजरमेंट के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द रेजिस्टेंस ऑफ ए फोटोवोल्टाइक सेल। जो फोटोवोल्टाइक सेल है
उसका जो रेजिस्टेंस है विद द इंक्रीज़ इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि उस पर अगर जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ा देते हो तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। बेसिकली होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस है आपका फोटोवोल्टाइक सेल का वो डिक्रीज़ करेगा और करंट कंडक्शन आपकी फोटोवोल्टाइक सेल में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड C++ से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपके पास एक प्रोग्राम दे रखा है हैश इंक्लूड stdio.h, एक है हैश डिफाइन, यहाँ पे एक मैक्रो डिफाइन किया गया है x 5+2, फिर आपका एक मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से इंट मेन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट टाइप का z, फिर आपकी एक स्टेटमेंट दे रखी है z इक्वल्स टू x इंटू x एंड देन प्रिंट किया गया है z को। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कितना आएगा, ये 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एक सी प्रोग्राम दे रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इंट एरे, एक एरे डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे जिसमें कि 4 इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स हैं 10 20 30 40, और आपका जो printf है उसके अंदर दे रखा है %d -2 इंटू एरे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं, आपने सुना होगा कभी हम कोड, कंपाइल, लिंक, लोड, एग्जीक्यूट, इन सबको, लेकिन इनको अगर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया जाए तो ये किस तरह से आएंगे, तो वही चीज़ पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास कोड होता है, फिर उसको हम कंपाइल करते हैं, देन लिंक करते हैं, लोड करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जो आपकी करेक्ट स्टेप्स हो जाएंगे एक प्रोग्राम को रन करने के, वो क्या होगा, बेसिकली एक कोड होगा, कंपाइल करोगे, लिंक करोगे, लोड एंड देन एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स टू स्वैप वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में आपको स्वैप करना है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सूटेबल होगी। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे सूटेबल स्टेटमेंट है आपकी बी। इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका a इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी, b इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी, एक बार दोनों को प्लस कर दिया है, एक बार दोनों को डिफरेंस कर दिया है, तो ये हो जाएगी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपके पास एक सी प्रोग्राम जो है ये दे रखा है जिसमें कि आपके पॉइंटर्स डिफाइंड हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड की गई है हैश इंक्लूड stdio.h, उसमें आपका एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन से पहले हम जो है मेन प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये रहा आपका सबसे पहले मेन प्रोग्राम है void main, इसके अंदर आपका एक जो है पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है int स्टार k से, और एक फंक्शन है m के नाम से जो कि ऊपर डिफाइन है, उसको कॉल किया गया है, एंड देन प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट किया गया है k की वैल्यू को, k जो कि आपका एक पॉइंटर है, तो यहाँ से कॉल होके इस फंक्शन में जाएगा, ये कॉलिंग हो गई आपकी पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया गया है, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है x जिसको कि इनिशियलाइज़ किया गया है 15 से, देन एक और पॉइंटर है p, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, जो एड्रेस है आपका x का वो जो है हमारा भेज दिया गया है किसमें, p, यानी कि अब फिर यहाँ पे p की वैल्यू को रिटर्न कर दिया गया। p की वैल्यू आपकी रिटर्न हो गया आएगी किस में, k में आ जाएगी। यहाँ p के वैल्यू में क्या था, आपका x का एड्रेस था, और वो x का एड्रेस अब किस पे आ चुका है, k में आ चुका है, और हमें पता है कि x पे जो वैल्यू है वो 15 रखी है और इसका एड्रेस आपका k पे आ चुका है। तो जैसे ही आप k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट करेगा आपका ये क्या, एड्रेस पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा क्या, 16 जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। ये पॉइंटर का यूज़ करके हमने इंक्रीमेंट किया है एक वैल्यू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, एक प्रोग्राम दे रखा है हैश इंक्लूड stdio.h void main, स्टैटिक करके एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया है, और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि इफ़ x++ लेस देन 2, तो ये क्या होगा, ये किस टाइप का जो है बेसिकली प्रोग्राम बनेगा, और फिर मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि मेन जो है क्या होगा आपका 2 बार यहाँ पे डिक्लेयर हो और जो है कॉल होगा। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक वेरिएबल आर अलॉटेड मेमोरी इन
जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं उनको जो मेमोरी अलॉट की जाती है वो किस सेगमेंट में की जाती है। आपको पता होगा 4 सेगमेंट में हम इनको जो है डिवाइड करते हैं पूरी मेमोरी को। तो ये आपकी अलॉट की जाती है किसमें, स्टैक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल कैन बी यूज्ड टू डिफाइन मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जो आपके मेंबर्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए कौन से सिंबल को हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली C++ का क्वेश्चन है, इसमें हम यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइल से रिलेटेड है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। व्हाट डू वेरियस कैरेक्टर्स इन A+B स्टैंड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो आपको AB+ है ये क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है क्या, A अपेंड, B बाइनरी और ये जो प्लस है आपका ये क्या है, अपडेट। लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है तो इस मैकेनिज़्म को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आपका जो है मैकेनिकल सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ थर्मल इंजन हैज़ अ हीट सोर्स टेम्परेचर ऑफ 500 सेंटीग्रेड एंड द सिंक टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द मैक्सिमम अटेनेबल एफिशिएंसी विल बी। यानी कि एक थर्मल इंजन है आपके पास जिसमें कि एक हीट सोर्स लगी हुई है जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और एक सिंक टेम्परेचर है जिसका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मैक्सिमम अटेनेबल एफिशिएंसी है वो आपकी कितनी रहने वाली है, ये हो जाएगी 58% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड मोमेंट ऑफ सर्कुलर एरिया विद डायामीटर 4 mm इज़। जो सेकंड मोमेंट पूछी गई है एक सर्कुलर एरिया की जिसका डायमीटर दे रखा है आपका 4 मिलीमीटर के बराबर, ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, 12.57 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्बुलेंट फ्लो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है आपका वो जो है किस रीजन्स की वजह से होता है। अब देखोगे द क्रॉस करंट एंड एडीज फॉर्मेशन, इसकी वजह से भी। नेक्स्ट है लार्ज वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इसकी वजह से भी। फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, इसकी वजह से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज़ कॉल्ड। यानी कि जो रेशो है आपकी लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपका ये आ चुका है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस अच्छे से करके जाते हैं 9-10 साल के पेपर्स की, तो आपका जो आने वाले 2020 का पेपर है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए ये सारी वीडियोज़ आप ध्यान से देखें। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, पॉइजन्स रेशो, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू पॉइजन्स रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर ऑन इनर एंड आउटर साइड्स ऑफ अ वॉल आर 650 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो टेम्परेचर है आपका एक वॉल है इनर और आउटर साइड का, और रिस्पेक्टिवली आपका 650 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल मटेरियल इज़ 0.2 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर। इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज़ 30 सेंटीमीटर दैन द हीट फ्लक्स विल बी। तो इस केस में आपकी जो हीट फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन्स 0.6 kg of dry steam, then the volume of dryness fraction is, then the volume of dryness fraction is 0.6. Next question है a polytrophic process PV is equals to constant and n is equals to 1, then it is called what? It is called basically इसको हम जो है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम isothermal process. Next question है which of the following instruments is used to measure flow on the application of Bernoulli's theorem? तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर हम देखा जाए कि इनमें से जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है टू मेज़र द फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम के आधार पर इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है? तो इसमें आपका जो नोज़ल है वो भी काम करता है, प्लॉट ट्यूब है वो भी, और फेस प्लेट है वो भी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम इज़। स्ट्रेस वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे जो है किसके बराबर होती है? ये होती है आपकी 0। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो पूछी गई है एक इंजन की, ये जो है किसके बराबर होती है? ये होती है फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर के बराबर। नेक्स्ट आपका सिविल से हैं। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी गई है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है। ये होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फोर bearing of a line AB is 35 degree and that of a line BC is 15 degree and the included angle between the line is। तो जो एंगल होगा आपका ये हो जाएगा कितना? 160 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सप्लाइंग वाटर टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर केन, द चैनल इज़ डिज़ाइंड फॉर ए कैपेसिटी इक्वल टू ग्रेटर दैन द वाटर रिक्वायरमेंट। तो यह आपका किस में किया जाता है? ये किया जाता है आपका रबी एंड शुगर केन और खरीफ एंड शुगर केन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम रोड पर मीटर वेड्थ एंड फॉर 10 mm थिकनेस, ये हो जाएगा आपका कितना? 12 क्यूबिक मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the relationship between water content and the number of blow in soil as obtained from Cascrane's liquid limit device is given by। ये हो जाएगा आपका लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल जो है पूछी गई है, ये हो जाएगा आपका बेसिकली किसके बराबर? 18.6 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन अ स्ट्रेचर कोर्स इज x टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द हेडर कोर्स वेयर x इज़ इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो आपका x है ये जो है किसके इक्वल होगा? हाफ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रीहेंसिव स्ट्रेंथ इज़ इक्वल्स टू 10 to 15% के बराबर। आपके यहाँ पे एक रेंज पूछी गई थी, वही बतानी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द CN रेशो इज़ नीडेड। ये बेसिकली आपका कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सडन जंप एनीवेयर ऑन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए बीम इज़ कॉज्ड बाय। ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? कपलिंग एक्टिंग एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reduction coefficient of a reinforced concrete column with an effective length of 4.8 meter and size 250 mm and 300 mm, ये आपका जो है किसके इक्वल आएगा निकल के? 0.85 के। तो ये था आपका इंजीनियरिंग सेक्शन। अब आपका है इन्वायरमेंट सेक्शन के 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंड इज़ नोन एज वाटर लॉग्ड। एक लैंड है उसको वाटर लॉग्ड हम कब बोलेंगे? व्हेन द कैपिलरी फ्रिंज रीचेज द रूट जोन्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं आपके? ये हो जाएंगे आपके कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है, मेजर कंज्यूमर ऑफ फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। जो मेजर कंज्यूमर हैं वुड के फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़, ये हैं आपके कौन? पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट कम्स डाउन टू अर्थ इंक्लूड रेन, स्नो, हेल एट्सेट्रा इज़ नोन एज। जो भी आपका टाइप का वाटर आपका वापस अर्थ में आता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसेप्टिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, द एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इज़ कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन। तो ये था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस जो है समझ में आई होगी। तो इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखी है तो उसको भी देखिए। एंड टेलीग्राम जो ग्रुप है
जीनियस कोचिंग सेंटर के नाम से उसे ज्वाइन कीजिए इसकी PDF के लिए। और भी बाकी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि आपकी जो तैयारी है 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी लीट को क्रैक करने की, उसमें आपको जो है हेल्पफुल होंगे और आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी रैंक स्कोर करने में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।